बच्चों अब हम लोग मैथमेटिक्स में आगे बढ़ते हुए कैलकुलस को स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे तो कैलकुलस फंक्शन से ही स्टार्ट हो जाता है। क्लास 11th में भी कैलकुलस के कुछ सेक्शन पढ़ने को मिले होंगे, लेकिन उन सेक्शंस को हम मानते हैं कि तुम नहीं जानते हो या कम जानते हो। तो हम क्लास 12th में जो कैलकुलस पढ़ाएंगे, जैसे डिफरेंशिएशन है, लिमिट है, उसमें हम क्लास 11th के टॉपिक को भी धीरे धीरे करके इंक्लूड कर लेंगे। तो सभी बच्चों से एक बात बोलना है कि धैर्य रखो तुम लोग, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैथमेटिशियन हुए हैं जो एक एक थ्योरम को खोजने में, एक एक थ्योरम को लाने में 5-5 साल मेहनत किए हैं, अपने जीवन के 5 साल को वो दिए हैं, और हम लोग चीजों को सीखने में सिर्फ धैर्य नहीं रख पाते हैं। तो इसलिए बच्चों धैर्य रखो। अभी तक के मैथमेटिक्स के क्लास में हम लोग रिलेशन और फंक्शन चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। एनसीईआरटी के हिसाब से एक्सरसाइज 1 मेरा कंप्लीट हो गया है। एनसीईआरटी के हिसाब से एक्सरसाइज 5 हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें मेरा सेक्शन कंटिन्यूटी से स्टार्ट होता है। तो आज हम तुम लोग को पढ़ाएंगे लिमिट और कंटिन्यूटी के बारे में। तो ध्यान पूर्वक बच्चों समझोगे। और देखो, वीडियोज क्लासेज में जो सबसे यूट्यूब क्लासेज में सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि एक एवरेज बच्चा भी बहुत अच्छा बन सकता है, तेज बन सकता है, क्योंकि उसके टीचर हर वक्त उसके साथ मौजूद है। जैसे कि तुम हमारे क्लास को फॉलो कर रहे हो, तो लाइट में या रिलेशन में या फंक्शन में या एटम न्यूक्लियाई टॉपिक्स में कुछ भी तुम्हारा फंस रहा है तो तुम्हारे क्लास का वीडियो मौजूद है। तुम प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियोज को देख सकते हो। इसलिए बच्चों ध्यान दो, मेहनत करो। पढ़ाई मेहनत के बल पे ही हम लोग को धीरे धीरे करके आगे लेके जाना है। जो बच्चा अपने आप को कमजोर मान रहा है, अपने आप को वीक स्टूडेंट समझता है, वह सबसे गलत समझ रहा है। तुम अपने ताकत को अभी पहचाने ही नहीं हो। इसलिए मेहनत करो, धैर्य और मेहनत का कॉम्पोजिशन बनाओ, फिर हम तुम लोग में स्मार्टनेस जोड़ेंगे, जिसके कारण तुम कॉन्सेप्ट के साथ, मार्क के साथ बहुत ऊंचा मुकाम तक पहुंचोगे। ठीक है बच्चों, तो आगे क्लास लेके चलते हैं। लिमिट एंड कंटिन्यूटी आज का मेरा सेक्शन है, लिमिट एंड कंटिन्यूटी। तो देखो बच्चों, पहले लिमिट क्या है उसको बताने से पहले हम सभी बातों को आराम से बताएंगे, थोड़ा धैर्य रखना होगा। y और x में एक फॉर्मूला का रिलेशन दिया हुआ है। y और x में एक फॉर्मूला का रिलेशन दिया हुआ है, मतलब y और x में एक संबंध है जो कि फंक्शन भी है। x बराबर अगर 1 रखते हैं तो y बराबर 1 मिलेगा, 1 का स्क्वायर। x को 2 लिखते हैं तो y बराबर मेरा 4 मिलेगा। x 3 लिखते हैं तो y मेरा 9 मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि y और x में अगर एक फार्मूला, एक डिफिनीशन का रिलेशन होगा, तो x के वैल्यू को पुट करते जाएंगे तो y दैट इज f का वैल्यू हम पाते जाएंगे। तो x और y में अगर रिलेशन हो, x और f में अगर रिलेशन हो, तो x के प्रत्येक वैल्यू के लिए f का वैल्यू हमें मिलने रहेगा। अब एक कंसीडर कर रहे हैं फंक्शन f जो है x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 4 और x माइनस 2 इस तरह लिख दिए। अब कोई बच्चा इसी फंक्शन को x माइनस 2 और x प्लस 2 लिख सकता है, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यहाँ पे है, तो a माइनस b, a प्लस b लिख सकते हैं, नीचे x माइनस 2 है। अब यहां से x माइनस 2 कैंसिल करके तुम x प्लस 2 fx लिख सकते हो। इसका मतलब फिर x में और fx में एक रिलेशन मिल गया, तो हम x और fx में रिलेशन निकालने के लिए देख रहे हैं। x का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो मेरा fx का वैल्यू जो होगा 3 मिलेगा। x का वैल्यू अगर हम 3 रखें तो मेरा fx का वैल्यू 3 प्लस 2 5 मिलेगा। मतलब फिर हम x का वैल्यू पुट करते जाएंगे और fx का वैल्यू हमें मिलते जाएगा। देखो बच्चों, एक बात समझो, डिवीजन में a बाई b का डिवीजन जब होता है तो यह परिभाषित है, डिफाइंड है, अगर b नहीं होना चाहिए 0। अगर नीचे का चीज 0 हो जाएगा डिवाइड में तो अनडिफाइंड चीज मिल जाता है।
मतलब अगर हम 5/5 लिखते हैं तो 5 काट के 1 लिख देते हैं, 1 आंसर लिख देते हैं। लेकिन अगर नीचे 0 होता है या ऊपर 0 होता है तो इसका कोई अनडिफाइंड है, इसका कोई मीनिंग नहीं है बच्चों। तो अगर कोई भी डिफिनीशन हमें मिलता है तो नीचे 0 नहीं होना चाहिए, अपने x - 2 नहीं होना चाहिए 0, यानी x नहीं होना चाहिए 2, यानी x नहीं होना चाहिए 2। तो यह x और f(x) में एक रिलेशन दिया हुआ है जिसमें प्रत्येक x के लिए f(x) की वैल्यू हमें मिलेगी, लेकिन x बराबर 2 हमको रखना ही नहीं है। अगर हम x 2 पुट करते हैं, मतलब x हमारा मान लो 4 पुट करते हैं, तो 4 पुट करते हैं तो मेरा आंसर 6 मिलेगा। f10 पुट करते हैं तो मेरा वैल्यू 12 मिलेगा। मतलब x और f(x) में एक रिलेशन है, हर एक x के लिए f(x) की वैल्यू मिल जा रही है, लेकिन कुछ फंक्शंस ऐसे भी हैं जिसमें कुछ पार्टिकुलर x का वैल्यू या तो हम रख ही नहीं सकते हैं या रख रहे हैं अगर, तो मेरा मीनिंगलेस वैल्यू आ जा रहा है। जैसे अगर एक बच्चा यहाँ 2 रखता है तो 4 - 4 0 और 2 - 2 0, तो मेरा f2 रखने पर मेरा f(x) का वैल्यू जो आ रहा है वह 0/0 आता है, जिसे हम मीनिंगलेस बोलते हैं। तो अभी तक के विचार में, अभी तक के बात में हम बच्चों यह समझें कि x में और f(x) में एक रिलेशन था, x में और f(x) में एक रिलेशन था। x का वैल्यू पुट करते जाना है और f(x) का वैल्यू पाते जाना है। लेकिन कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जिसमें x के कोई पार्टिकुलर वैल्यू रखने के से, x के कोई पार्टिकुलर वैल्यू रखने के बाद हम देखें कि f(x) का वैल्यू मीनिंगलेस मिल गया या अनडिफाइंड मिल गया, तो वैसी परिस्थितियों में उस पार्टिकुलर x के लिए मेरा f(x) का वैल्यू हम लोग प्राप्त नहीं कर पाए। तो f(x) बराबर हम लोग लेके चले थे x² - 4 x - 2, जिसे बाद में सोल्व करके हम x + 2 x नहीं है 2 के बराबर ला दिए थे, और x बराबर 2 पर f(x) का वैल्यू जो है मेरा मीनिंगलेस आ गया था। तो ऐसी परिस्थितियों में जिसमें x के किसी पार्टिकुलर वैल्यू पर f(x) का वैल्यू मीनिंगलेस मिल जाए, तो वैसी स्थितियों में हम उस वैल्यू पर वैल्यू प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हैं, और वही मेहनत करने का जो तरीका है यहाँ पे लिमिट यूज होता है। लिमिट इज यूज्ड। अब लिमिट का हिंदी होता है बाबू सीमा। सीमा को और थोड़ा हिंदी करोगे बाउंड्री। बाउंड्री पर हम लोग वैल्यू को निकालने का सोचते हैं, तो थोड़ा ध्यान दोगे। अगर x 1 हो तो f(x) का वैल्यू मेरा 3 होगा, देखो समझना। अगर x 1.5 हो तो f(x) का वैल्यू 3.5 होगा। अगर x का वैल्यू 1.9 हो तो f(x) का वैल्यू 3.9 होगा। 1.9 + 2 रखेंगे तो 3.9 आ जाएगा। 1.99 रखोगे तो f(x) का वैल्यू 3.99 होगा। x का वैल्यू 1.9999 रखेंगे तो f(x) का वैल्यू 3.9999 आएगा। यानी x का वैल्यू 1 से 2 की ओर बढ़ा तो f(x) का वैल्यू 3 से 4 की ओर बढ़ गया। तो ध्यान दोगे इधर बच्चों, अगर हम x की जगह पर 3 रखते हैं तो मेरा f(x) का वैल्यू 5 आता है। x का वैल्यू 2.5 रखते हैं तो f(x) का वैल्यू 4.5 आता है। x का वैल्यू 2.1 रखते हैं तो f(x) का वैल्यू 4.1 आता है। x का वैल्यू 2.001 रखते हैं तो f(x) का वैल्यू 4.0001 आता है। इसका मतलब है बाबू, जैसे जैसे x 2 तक बढ़ रहा है, x बढ़कर 2 को पहुंचने का कोशिश किया तो f(x) बढ़कर 4 को पहुंचने का कोशिश किया। यहां देख रहे हो x 1 से 2 की ओर बढ़ रहा है तो f(x) भी 3 से 4 की ओर बढ़ रहा है। देखो 3, 3.5, 3.9, 3.99, 3.9, अब लगभग 4 पहुंच गया है। और वैसे ही x अगर घटकर भी 2 तक पहुंच रहा है, घटकर भी 2 पहुंच रहा है तो f(x) घटकर 4 पे पहुंचने का कोशिश कर रहा है। देखो 3 से हम 2 की ओर बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे 5 जो है 4 की ओर बढ़ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि एक पार्टिकुलर ऐसा सेक्शन था जहां मेरा f(x) और x में एक रिलेशन था। x के वैल्यू बढ़ते जा रहे थे, f(x) का वैल्यू मिलते जा रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि हम x का एक वैल्यू डालें और f(x) का वैल्यू नहीं मिला, मतलब मीनिंगलेस मिल गया। तब जब वैल्यू नहीं मिलता है
उस स्थिति में हम अगलगीर बगलगीर से वैल्यू को पता करते हैं, अगल बगल से वैल्यू को पता करते हैं। मतलब 2 पर हम वैल्यू निकालना चाह रहे थे, लेकिन 2 पर हमको वैल्यू नहीं मिल रहा था, तो हम 2 के अगल बगल वैल्यू को निकालने का प्रयास किए। तो एक ग्राफ देखकर बातों को थोड़ा और क्लियर समझोगे बच्चों, ध्यान दो। देखो इसको तुम लोग लिख लोगे, नोट कर लोगे रफली ही, लेकिन यह तुम लोग को समझने में हेल्प करते रहेगा। अगर हम ग्राफ के थ्रू आते हैं बाबू फंक्शन को, तो अगर मान लिया जाए x एफ एक्स को y एक्सिस पे लेते हैं, क्योंकि y बराबर एफ एक्स लिया जाता है। एक ग्राफ देखो बच्चों, यह x एक्सिस है या y एक्सिस है, एक ग्राफ है, ठीक। y बराबर ही एफ एक्स है यहाँ। तो यहां पर ध्यान दोगे तो x बराबर 2 पर मेरा वैल्यू नहीं है, यहाँ पे वैल्यू खाली है, और बाकी x के लिए वैल्यू है, बाकी सभी x के लिए y में वैल्यू है। लेकिन यह y बराबर एफ एक्स एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हर एक x के लिए y है। इसको हम लोग x बोलते हैं, इसको इधर हम लोग y बोलते हैं। तो हर x के लिए, मानो कोई यह x लिया तो यह उसका y का वैल्यू हुआ। लेकिन x बराबर जब 2 लिए तो उस समय मेरा वैल्यू क्या था, तो खाली था। मेरा वैल्यू क्या था, खाली था। तो हमको कहा कि 2 पर हमको वैल्यू निकालना ही है, तो हम 2 पर तो नहीं ना निकाल पाए, क्योंकि 2 पे तो मीनिंगलेस वैल्यू दे रहा था। तो 2 के जस्ट पीछे वैल्यू, 2 के जस्ट पीछे वैल्यू पर आए, मैंने जस्ट 2 के जस्ट सीमा पर, पीछे वाले सीमा पर, पीछे वाले लिमिट पर आए, तो वहां पे हम वैल्यू निकालने का कोशिश किए, वहां पे वैल्यू निकालने का कोशिश किए, तो उसे 2 माइनस बोले, मतलब 2 से जस्ट छोटा, और 2 से जो जस्ट बड़ा है उसे हम लोग 2 प्लस कहें। तो 2 माइनस और 2 प्लस का वैल्यू हम लोग निकाले और देखें कि वैल्यू 4 को अप्रोच कर रहा है। तो मेरा यानी कि x बराबर 2 पर एफ एक्स का वैल्यू मीनिंगलेस था, जो पीछे हम एग्जांपल दिए हैं बच्चों, और x टेंड्स टू 2, इसको पढ़ते हैं टेंड्स टू। टेंड्स टू का मतलब होता है कोशिश करना, मतलब x 2 तक पहुंचने का कोशिश कर रहा है। उस समय मेरा एफ एक्स का वैल्यू कहां पहुंच जा रहा है, तो 4 पर। यानी कि y और x में एक रिलेशन था, x का वैल्यू भरते जाओ, y का वैल्यू पाते जाओ। एक दिन ऐसा आया, एक समय ऐसा आया कि x का वैल्यू हम भरे तो y का वैल्यू मेरा मीनिंगलेस मिल गया। उस स्थिति में, उस परिस्थिति में हम क्या किए, उस स्थिति में, उस परिस्थिति में हम क्या किए बच्चों, कि हम x के जस्ट जिस वैल्यू पर हमको वैल्यू नहीं मिला था उसके अगल बगल वैल्यू को हम लोग निकालें, जस्ट पीछे वाला वैल्यू को निकाले और जस्ट आगे वाला वैल्यू को निकाले। तो देखें कि अगर वैल्यू होता तो क्या होता, मतलब लिमिटिंग वैल्यू कहां पहुंचता, मतलब अगर टेंड्स टू 2 है, 2 पर तो वैल्यू मिला नहीं, 2 पर अगर पहुंचने का कोशिश करता तब वैल्यू क्या होता। तो यहाँ पे जो है टेंड्स टू 2 का मतलब है 2 पर पहुंचने का कोशिश कर रहा है, पीछे भी से भी पहुंच सकता है, आगे से भी पहुंच सकता है। तो इस बात को ध्यान दोगे बाबू, x में और एफ एक्स में एक रिलेशन था, x का वैल्यू हम भरते जा रहे थे, y का वैल्यू हम पाते जा रहे थे। एक समय ऐसा आया कि x का वैल्यू हम भरे तो मेरा y का वैल्यू नहीं मिला, मीनिंगलेस मिला। उस स्थिति में जिस वैल्यू पर वैल्यू नहीं मिला उसके जस्ट अगल बगल के वैल्यू को हम लोग निकालें, और वही जस्ट अगल बगल का वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू होता है, और वह एफ एक्स का वैल्यू टेंड्स टू पर देता है कि x अगर 2 के बराबर नहीं दे पाया तो 2 के लगभग बराबर पे क्या वैल्यू वह देता है। एक ग्राफ को फिर से समझोगे बच्चों, ग्राफ को समझोगे, एक y बराबर एफ एक्स का ग्राफ दिया हुआ है, यहां पर एक वैल्यू है a, x का वैल्यू a पर मेरा वैल्यू नहीं है, वैल्यू नहीं है, तो a पर मेरा x बराबर a पर मेरा एफ एक्स का वैल्यू मान लो नहीं है, या हो भी चाहे ना भी हो, मान लो मीनिंगलेस है। तो जहां वैल्यू मीनिंगलेस हुआ वहां लिमिट का खोज होने लगता है, मतलब यहाँ पे अब इसके जस्ट पीछे जो वैल्यू होता है उसे हम a माइनस कहते हैं, माने a का लिमिट a माइनस। तो यह मेरा कौन सा हाथ है बाबू, लेफ्ट हैंड, तो इधर के सेक्शन को हम लोग कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और यह कौन सा हाथ है बाबू, राइट हैंड। तो इधर का जो सेक्शन है उसे हम लोग बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, लिमिट। यह हो गया बाबू क्या, a प्लस। तो यानी कि x टेंड्स टू a माइनस, मतलब a से जस्ट छोटा,
लिमिट x टेंड्स टू a माइनस को हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है बाबू कि लिमिट x टेंड्स टू a अगर केवल लिखा हुआ है तो इसमें दोनों लिमिट मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों शामिल है। मतलब x जो है a के लगभग में है, तो लगभग a का मतलब क्या हुआ बाबू, a से जस्ट थोड़ा छोटा भी हो सकता है, छोटा बड़ा भी हो सकता है। तो ध्यान दोगे बच्चों, y बराबर fx मेरा एक फंक्शन दिया हुआ था, x के प्रत्येक वैल्यू के लिए y का वैल्यू मेरा मिलते जा रहा था। एक दिन ऐसा आया कि x का एक पार्टिकुलर वैल्यू भरे तो मेरा fx का वैल्यू ही नहीं निकला। उस स्थिति में हम x के जस्ट पीछे अगल बगल वैल्यू को निकालें। जस्ट पीछे वाला वैल्यू a माइनस कहा जाता है, टेंड्स टू a माइनस मतलब x a तक पहुंच रहा है, a माइनस मतलब पीछे वाला a है, तो उसे लेफ्ट हैंड लिमिट कहे। मतलब अगर x बराबर 2 है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इसका लिखा जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस। 2 माइनस का मतलब है 1.9999999999 लिखते रहो 999, और 2 प्लस लिखा हुआ रहेगा मतलब 2.00000 कभी जिंदगी में एक लिखना होगा। बात समझ गया बच्चों। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू निकालते हैं और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, और जो वैल्यू आता है वही लिमिट का वैल्यू होता है। इस वैल्यू को थोड़ा और क्लियर बताते हैं आगे। ध्यान दो बच्चों, तो लिमिट में दो लिमिट होता है, एक जस्ट पीछे वाला लेफ्ट हैंड लिमिट और जस्ट आगे वाला राइट हैंड लिमिट। मान लो बच्चों ध्यान दो, यहां पर मेरा दो ग्राफ दिया हुआ है, एक ए वैल्यू है, इधर लेफ्ट हैंड लिमिट है, इधर राइट हैंड लिमिट है, और एक ग्राफ मेरा इस प्रकार का दिया हुआ है, एक ग्राफ मेरा इस प्रकार दिया हुआ है। यहां पर a माइनस के लिए वैल्यू अलग दे रहा है, a माइनस के लिए fx का वैल्यू अलग आया और a प्लस के लिए अलग वैल्यू आया। ध्यान दो बच्चों, मान लो हम एक ऐसा फंक्शन देखें कि x बराबर a पर मेरा वैल्यू हमें प्राप्त नहीं हुआ, तो हम जस्ट a से थोड़ा पहले वैल्यू निकालेंगे, उसे लेफ्ट हैंड लिमिट कहेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx की वैल्यू, माने fx का वैल्यू निकालना है a से जस्ट छोटा पर। और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, या a माइनस a प्लस क्या है, तो लगभग a ही है लेकिन a नहीं है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आया तो लिमिट का वैल्यू निकलेगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा, उसका वैल्यू हम लिमिट का वैल्यू निकलेगा। मतलब समझो बच्चों, मान लिया जाए तुम किसी फंक्शन को निकाल रहे हो, मान लो 2 पर तुम्हारा वैल्यू नहीं मिला, तो 2 से जस्ट पहले वैल्यू निकाले तो fx का वैल्यू मान लो 5 आ गया, और 2 से जस्ट बड़ा वैल्यू पे निकाले तो मान लो 8 आ गया। तो आंसर 2 पर क्या होगा, 5 8 में क्या तुम लिख सकते हो, नहीं बता सकते हो, यानी कि तुम 2 पे लिमिट भी फेल कर गए, मैंने लिमिट के मेथड से भी 2 का वैल्यू तुम नहीं निकाल पाए। मतलब अगर जो पिछला हम एग्जांपल दे रहे थे कि 2 से जस्ट पीछे लिए थे तो वैल्यू 4 तक पहुंच रहा था, 2 से जस्ट आगे लिए थे तो वैल्यू 4 को पहुंच रहा था, यानी 2 पर लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा तो 4। लेकिन अगर 2 से जस्ट पीछे लेते अब वैल्यू मान लो 4 आता, और 2 से जस्ट आगे लेते अब वैल्यू मेरा 6 आ जाता, तो 2 पर वैल्यू मेरा नहीं ना बता सकते थे। तो इसलिए बात को समझो बाबू, अगर कोई आदमी अपना जानकारी नहीं दे रहा है तो उसके अगल बगल से उसके जानकारी को प्राप्त करते हैं, दोनों अगल गिर वही जानकारी दे तो ही ना उसका सही जानकारी हमें प्राप्त हुआ। अगल वाला दूसरा बात बोल दिया, बगल वाला दूसरा बात बोल दिया, तो तुम लिमिट निकाल ही नहीं पाए, उसकी जानकारी को प्राप्त नहीं कर पाए। तो कभी ऐसा हो सकता है कि तुम लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू निकाल ले और राइट हैंड वैल्यू लिमिट का वैल्यू निकाल ले और दोनों आपस में बराबर नहीं आया, उस समय मेरा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो लिमिट का वैल्यू निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इसके लिए तुम्हें करना क्या होगा, तो देखना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा मैंने लिमिट से जस्ट पीछे, राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा लिमिट से जस्ट आगे। तो ध्यान दो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर कोई तुम्हें पूछेगा कि लिमिट निकलेगा कि नहीं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के लिए निकालना पड़ेगा। ज्यादातर स्थितियों में यह वैल्यू अलग तभी आता है जब दोनों में अलग अलग तरह का फंक्शन हो, माने ए से कम के लिए अलग फंक्शन दिया हो, ए से ज्यादा के लिए अलग फंक्शन दिया हो, तो ही तुम वहां डाउट कर सकते हो, क्योंकि डिफिनीशन फंक्शन बदलेगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग आने की संभावना बन रही है।
तो इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चों, ध्यान पूर्वक वीडियो रिपीट करके ध्यान से देखते रहोगे। इसके बाद हम लोग कुछ जो मूविंग 10th के बच्चे हैं, जो 10th पास हो रहे हैं, उनके लिए कुछ वीडियोज अपलोड करने का सोच रहे हैं कि मूविंग 10th, जो 10th में बच्चे अभी हैं, उनके लिए वीडियोज धीरे धीरे दिया जाए कि वह लॉकडाउन में 10-15 दिन कुछ भी सेक्शन कुछ पढ़े, उनको भी पढ़ाई से जोड़ा जाए, क्योंकि सबको पढ़ाना ही लक्ष्य है और सपोर्ट अब तुम लोग का सबका सपोर्ट ही चैनल को, हमको, सबको आगे बढ़ाएगा और प्रेरित करने के लिए तुम्हारा मेहनत ही उत्तरदायी होगा। हम प्रेरित तभी होंगे जब तुम मेहनत करो, स्मार्टनेस लाओ और अपने आप को कमजोर समझना बंद करो। देखो बच्चों, मान लो एक फंक्शन दिया हुआ है, एक ग्राफ दिया हुआ है इस प्रकार का। यहाँ पर यह ग्राफ ए पर दिया हुआ है, ए पर कुछ ना कुछ वैल्यू है बच्चों, ए से जस्ट पीछे भी कुछ वैल्यू है, जस्ट पीछे को ए माइनस कहते हैं, मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट, और जस्ट आगे को तुम ए प्लस कहते हो। तो इस फंक्शन को बच्चों देखो, यह ग्राफ लगातार है, मैंने कहीं टूटा नहीं है, मैंने ए पर ग्राफ कंटिन्यूअस है, टूटा नहीं है। मतलब y बराबर एफ एक्स जो फंक्शन है, y बराबर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, मतलब लगातार है, टूट नहीं रहा है, ब्रेक नहीं कर रहा है। कंटिन्यूटी का मतलब ब्रेक नहीं करेगा, टूटेगा नहीं ग्राफ। कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, माने किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर कोई ग्राफ कंटिन्यूअस है अगर उसमें 3 वैल्यू, एफ ए पर वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहे हो, मतलब तीनों में से अगर कोई भी वैल्यू नहीं निकलेगा तो वहां गोल खाली छूट जाएगा ना, तो ग्राफ टूट जाएगा। मतलब तीनों पे वैल्यू निकलना ही चाहिए, एफ ए का भी वैल्यू निकलना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट का भी वैल्यू निकलना चाहिए, राइट हैंड लिमिट का भी वैल्यू निकलना चाहिए, एंड तीनों वैल्यू बराबर होना चाहिए। जस्ट पीछे वाला, जस्ट आगे वाला और उस वैल्यू का फंक्शनल वैल्यू भी बराबर होना चाहिए। तो लिमिट और कंटिन्यूटी में बस यही छोटा सा बाबू डिफरेंस है कि लिमिट निकालने के लिए हम सिर्फ 2 वैल्यू को निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, और कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम उस पार्टिकुलर वैल्यू का भी वैल्यू निकालते हैं। अब तीनों बराबर होगा तो कंटिन्यूअस होगा, और 2 वैल्यू निकाल के बराबर होगा तो लिमिट निकलेगा। कभी कभी ऐसे एक आसान से क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, कभी कभी आसान से क्वेश्चन दिए होते हैं बच्चों की लिमिट x टेंड्स टू 2x प्लस 3, तो x का वैल्यू बच्चों अगर यहाँ 2 रखते हो तो 2 और प्लस 3 क्या हुआ 5। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन हुआ जिसमें x का डायरेक्ट वैल्यू भरने से फाइनाइट वैल्यू प्राप्त हो रहा है, तो हम डायरेक्ट वैल्यू को भरेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट अप करेंगे। क्योंकि लिमिट का काम कब स्टार्ट होता है, जब लिमिट का काम क्या है, एक फाइनाइट वैल्यू पाना। अगर सीधा उंगली से फाइनाइट वैल्यू निकल गया, मतलब सीधा उंगली मतलब डायरेक्ट वैल्यू पुट अप करने से मेरा फाइनाइट वैल्यू प्राप्त हो गया तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। अगर डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से मेरा मीनिंगलेस फॉर्मेट प्राप्त होता है तो हम कोशिश करेंगे उसे फाइनाइट बनाने के लिए। तो फाइनाइट बनाने के लिए हम करेंगे क्या, तो मेरा प्रयास होगा कि हम उसके लिमिटिंग वैल्यू को चेंज, उसके जो इनफाइनाइट कर रहा है या जो अनडिफाइंड उसे कर रहा है उसे हटाएं। तो धीरे धीरे ये सब बातों को सीखोगे। जो बात बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट सब बात बोल रहे हैं, इसलिए लॉजिकली सब बात को समझो। मान लो बच्चों लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 6 और साइन x दिया हुआ है। अगर हम x की जगह पर पाई बाई 6 डायरेक्ट रखते हैं तो साइन पाई बाई 6, तो साइन पाई बाई 6 का वैल्यू होता है 1/2, तो डायरेक्ट 1/2 आ गया। अगर मेरा वैल्यू मिला कि लिमिट x टेंड्स टू 0, माने x अप्रोच कर रहा है 0 पर, x लगभग 0 है और वैल्यू दे दिया sin x, तो हम साइन 0 रखेंगे तो sin 0 का वैल्यू 0 होता है। लेकिन दे दिया कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x, तो ऊपर भी 0 आ गया, नीचे भी 0 आ गया, तो 0/0 एक मीनिंगलेस फॉर्म है। तो जब हमें मीनिंगलेस फॉर्म प्राप्त हो जाता है तो उस समय हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट करते हैं, उसे हम लोग को सॉल्यूशन करना पड़ता है, उसे फाइनाइट वैल्यू बनाने का प्रयास करना पड़ता है। तो आज के क्लास में जल्दी जल्दी एक बात समझो, y और x में एक रिलेशन है, y और x में एक रिलेशन है, y और x में रिलेशन में x की वैल्यू पुट करते जा रहे हैं तो y का वैल्यू हमको मिलते जा रहा है।
लेकिन ऐसा हम देखें कि कभी कभी ऐसा हुआ कि x का वैल्यू पुट करने के बाद y का वैल्यू हमें नहीं मिला। जहां वैल्यू नहीं मिलेगा, नहीं मिलने का मतलब मीनिंगलेस वैल्यू प्राप्त हो जाएगा, वहां हम लिमिट का यूज करेंगे। लिमिट का यूज करने का मतलब जिस वैल्यू पर तुम वैल्यू नहीं प्राप्त कर पाए उसके अगल बगल से वैल्यू को प्राप्त करने का प्रयास करोगे। तो अगल बगल माने जस्ट पीछे वाला वैल्यू को लेफ्ट हैंड लिमिट और जस्ट आगे वाला वैल्यू को राइट हैंड लिमिट कहा जाता है। तो जस्ट पीछे वाला वैल्यू और जस्ट आगे वाला वैल्यू हम लोग निकालते हैं, और वैल्यू निकालने पे हम यह पाते हैं बच्चों कि अगर दोनों वैल्यू बराबर हुआ तो वही लिमिट का वैल्यू होगा। और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग वैल्यू दे दें तो लिमिट इस स्थिति में भी नहीं निकल पाया, वह फंक्शन नहीं हम बना पाएंगे लिमिटिंग वैल्यू भी। कोई फंक्शन लगातार है, ब्रेक नहीं कर रहा है किसी पॉइंट पर, तो उसके लिए हमें 3 वैल्यू प्राप्त करना पड़ता है। पहला तो वह फंक्शनल वैल्यू, जिस वैल्यू को हमको चेक करना है, खाली तो कहीं नहीं रहना चाहिए। टूटने का मतलब क्या हो सकता है बाबू? ऐसे टूट गया या ऐसे टूट गया, मैंने कहीं खाली रह गया या ऊंचा नीचा वैल्यू आ गया तब टूट गया। तो यानी कि फंक्शनल कंटिन्यूटी कभी तभी हो सकता है जब वैल्यू तीनों मिले और तीनों बराबर भी मिले। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात लिमिट कंटिन्यूटी में अभी हम तुमको समझा रहे हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे फॉर्मूला है जिनको हमको इसमें तुमको आगे आगे पढ़ना है। तो कुछ 11th क्लास के फॉर्मूलाज हैं वो हम तुम लोग को दिखाते हैं धीरे धीरे। देखो बच्चों, एक सर्किल है, सर्किल में हम एक एंगल लिए थीटा, या एल ले लिए या आर ले लिए, यहां पे हम परपेंडिकुलर डालें तो इसको हम एच लिख दिए। फिगर देखो और लिखो, तो थीटा बराबर एल बाई आर। थीटा अगर रेडियन में हो, सभी बच्चे जानते होंगे कि थीटा अगर रेडियन में हो तो थीटा बराबर एल बाई आर होता है, मतलब आर्क लेंथ बाई रेडियस होता है। और साइन थीटा अगर लिखेंगे ट्रायंगल में तो एच बाई आर लिखेंगे हम। साइन थीटा लिखेंगे तो एच बाई आर लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे तुम फिगर जो देख रहे हो उसमें एल जो है वह हमेशा एच से बड़ा है। एल का वैल्यू यह है आर्क लेंथ, और एच यह है, तो एल जो है एच से बड़ा है। तो एल बाई आर हमेशा एच बाई आर से बड़ा होता है। इससे पता चला कि थीटा जो है वह साइन थीटा से हमेशा बड़ा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, थीटा जो है एंगल वह साइन थीटा से हमेशा बड़ा होता है। लेकिन अगर थीटा बहुत छोटा हो, थीटा इज वेरी स्मॉल, माने बहुत छोटा हो, माने थीटा टेंड्स टू 0 हो, उस अवस्था में माने लगभग 0 हो जाए, मतलब 0 प्लस 0.00000 मतलब 0 प्लस कुछ हो, तो उस स्थिति में जो एंगल बनेगा इस प्रकार बनेगा बच्चों, दिख रहा होगा तुम्हें। तो एल और एच, एल भी वही और एच भी वही, तो एल और एच बराबर हो जाएगा जब थीटा टेंडिंग टू 0 होगा। यानी एल बाई आर और एच बाई आर बराबर हो जाएगा, दोनों तरफ आर से डिवाइड कर दिए, तो थीटा मेरा साइन थीटा के बराबर होगा। जनरल स्थिति में थीटा हमेशा साइन थीटा से बड़ा होता है, लेकिन जब थीटा 0 के टेंस टू हो जाता है तो थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। यहां से एक लिमिट का हम फार्मूला सीख के आए कि लिमिट थीटा टेंस टू अगर 0 होगा तो साइन थीटा जो है वह थीटा के बराबर होता है। तो यार दोनों तरफ थीटा से अगर डिवाइड कर देते, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला प्राप्त कर लिए हम लोग कि साइन थीटा बाई थीटा 1 होता है। नोटेड दैट कि थीटा रेडियन में होना चाहिए। उसी के आधार पर अगर cos थीटा सिर्फ cos थीटा हो तो cos 0 का वैल्यू डायरेक्ट 1 होता है। थीटा के जगह 0 पुट करोगे तो 1, जब डायरेक्ट 0 पुट करने से वैल्यू मिल जाए तो कोई टेंशन का बात तो है नहीं। और इसी में फिर आगे tan थीटा बाई थीटा भी 1 होगा, कारण क्योंकि tan थीटा साइन थीटा बाई cos थीटा होता है, cos थीटा तो 1 हो ही गया और साइन थीटा बाई थीटा भी 1 हो गया। तो ट्रिग्नोमेट्री के जो भी फार्मूला होता है लिमिट में वह टेंड्स टू 0 पर होता है। जो बातें बोलेंगे वह एकदम ध्यान देना, ट्रिग्नोमेट्री पे जब भी फार्मूला होगा तो वह टेंड्स टू 0 पर ही फार्मूला होगा। तो साइन थीटा बाई थीटा 1 होता है, tan थीटा बाई थीटा 1 होता है जब थीटा टेंड्स टू 0 होता है। मतलब हमेशा मत लिख देना साइन थीटा बाई थीटा 1, यह तब होता है जब थीटा टेंड्स टू 0 होता है। हमेशा के लिए तो यह केस है कि थीटा हमेशा साइन थीटा से बड़ा होता है। तो इंपॉर्टेंट बात है बच्चों लिमिट में यह चीजें, तो इंपॉर्टेंटली तुम ध्यान से धीरे धीरे ही सही
तुम बातों को समझो, ये सबको लिखते जाओगे। इसे 11th क्लास में ये सब चीजें थी, लेकिन हम तुम लोग को बोले कि धैर्य रखो, और जो बच्चा 11th पढ़ लिया होगा वो पीछे के सेक्शन को कंप्लीट करे, अदर बुक्स को बनाए, लेकिन वीडियो फॉलो करना न छोड़े, क्योंकि बहुत सारे की पॉइंट्स है, जो सोचने का तरीका है वह भी तुम्हें सिखाया जा रहा है, क्योंकि हमारा काम मैथ का प्रॉब्लम सोल्व कराना नहीं है, तुमको सिखाना काम है। तो मैथ सीख जाओगे बच्चों। मैथ सीखना, सोचना, मैथ को बनाना नहीं होता है, सोचना है, सीखना है, यह तुम्हारा मैथ में काम होता है। तो ध्यान दो बच्चों। तो मीनिंगलेस फॉर्म में 0/0 अगर आ गया तो तुमका मीनिंगलेस फॉर्म होता है, अनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, जिसे तुम्हें लिमिट के माध्यम से सॉल्व करना पड़ता है। इन्फिनिटी होता है, जिसे तुम्हें सॉल्व करना पड़ता है। इन्फिनिटी इंटू 0 होता है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी होता है, 1 के पावर 0 होता है, बहुत सारा होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे फॉर्मेट आएगा वो हम तुम लोग को बताते जाएंगे। मतलब इन सब फॉर्मेट में क्वेश्चन जब मिलेंगे तो उन्हें तुम्हें बनाना होगा कैसे, तो लिमिट को यूज करके। तो हर एक लिमिट के फॉर्म का अलग अलग मेथड होता है, हम कंटिन्यूटी को बताएंगे, तो धीरे धीरे उसके साथ जो लिमिट्स के क्वेश्चंस हैं उसको भी कराते जाएंगे। हम 12th क्लास को लेकर 11th को इंक्लूड करेंगे, तो तुम लोग अपने से खुद से दिमाग मत लगाना इनिशियली कि यह छूट रहा है वह छूट रहा है। जब फाइनल हम चैप्टर को कंप्लीट करेंगे तो सब कुछ कंप्लीट हो ही जाएगा। इसलिए ध्यान पूर्वक केवल बातों को समझो और फॉलो करो। इन्फिनिटी क्या होता है बच्चों? इन्फिनिटी हम लोग इस तरह से इन्फिनिटी लिखते हैं ना। इन्फिनिटी होता क्या है? तो वेरी लार्ज नंबर, वेरी लार्ज नंबर, बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, तो इसका कुछ कैरेक्टर है। इन्फिनिटी में इन्फिनिटी जोड़ दोगे तो इन्फिनिटी आएगा, किसी भी नंबर में इन्फिनिटी से डिवाइड कर दोगे तो 0 आ जाएगा, इन्फिनिटी में कोई नंबर मल्टीप्लाई कर दोगे तो इन्फिनिटी रहेगा। यह सब कुछ इन्फिनिटी के कैरेक्टर होते हैं बच्चों। तो इन्फिनिटी के कैरेक्टर के आधार पर भी चीजों को समझाई जाएंगी, लेकिन इन्फिनिटी को फाइनाइट बनाने का बेस्ट मेथड है कि नीचे इन्फिनिटी लाओ। नीचे इन्फिनिटी लाओगे तो वह 0 बन जाएगा। तो आज के क्लास में अभी तक हम लोग लिमिट कंटिन्यूटी के डिफिनीशंस को समझे और सोचे कि लिमिट होता क्या है। तो y x में रिलेशन है, x का वैल्यू डाल रहे थे, y का वैल्यू निकल रहा था। एक दिन ऐसा आया कि x का वैल्यू डाले, y का वैल्यू नहीं मिला, उसके लिए फिर हम लिमिट यूज करेंगे। लिमिट यूज करने में करेंगे क्या? तो अगलगिर बगलगिर से वैल्यू को पता करेंगे। अगर दोनों वैल्यू बराबर हुआ अगलगिर बगलगिर तो वही लिमिट का वैल्यू होगा, और अगर अगलगिर बगलगिर मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग वैल्यू देंगे तो लिमिट का वैल्यू निकलेगा ही नहीं। और कंटिन्यूटी में 3 वैल्यू निकालना पड़ता है, क्योंकि ब्रेक नहीं करना चाहिए, तो तीनों वैल्यू निकल के बराबर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे नेक्स्ट में